सबसे पहले नमस्कार सभी को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे जब आप कनाडा में होते हो तो आपको सबसे पहली कार कौन-सी परचेज़ करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे 2 कार्स हैं। एक है 2025 डॉज चार्जर जिसका प्राइस है 49,000 जो कि काफ़ी हाई है, और एक कार है यूज्ड कार जिसका प्राइस है सिर्फ $3,300, तो काफ़ी डिफरेंस है प्राइस में। तो नाउ वी आर इन दैट स्टेट कि हमें कौन-सी कार चूज़ करनी चाहिए। तो स्टेटस से मेरा मतलब है क्या आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो या फिर पीआर और सिटीजन हो। तो कार चूज करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्टेटस क्या है कनाडा में। तो लेट्स से मैं अपना ही केस ले लेता हूँ इसमें। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं अभी अभी कनाडा में आया हूँ। तो मुझे कौन सी कार परचेज करनी चाहिए अपने लिए। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं एक यूज कार परचेज करूंगा, ना कि एक न्यू कार। अंडरस्टैंड करते कि हमने एक यूज कार क्यों परचेज करी। सो लेट्स से मेरी मंथली इनकम इज $1,800 और मेरे मंथली एक्सपेंसेस में रेंट, ग्रोसरी बिल, ट्रांसपोर्ट, अदर एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल $1,200 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी मंथली सेविंग मेरी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस हटाकर सिर्फ $600 बचती है। सो जो मंथली एक्सपेंस हो मेरी यूज कार का होगा वो होगा इंश्योरेंस प्लस गैस, और गैस लगभग $300 की आपकी मंथली यूज होगी, और इंश्योरेंस अब हम कैलकुलेट करते हैं। सो मेरा मंथली इंश्योरेंस फॉर द यूज कार इज जस्ट $214। तो मेरा मंथली एक्सपेंस ऑफ कार हो गया इंश्योरेंस प्लस गैस जो कि है 215 प्लस $300, जो कि टोटल बना सिर्फ $515 ऑल इन। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टोटल मंथली एक्सपेंस क्या होगा, जिसमें कि अब यूज कार जुड़ गई है और एक ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट थी वो यहाँ से हट गई है। तो रेंट, ग्रोसरी बिल, कार एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस सभी चीजों को मिलाकर 1515 हमारा टोटल एक्सपेंस हो चुका है। सो जो हमारी मंथली सेविंग है वो बस $285 है, क्योंकि इसमें कार कॉस्ट ऐड हो चुकी है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम यूज कार से पैसा कमा सकते हैं? 100% यस, आप यूज कार से पैसा कमा सकते हो। सो अगर आप डो डैश, उबर ईट्स, इंस्टा कार्ट करोगे तो कम से कम भी $600 पार्ट टाइम आप जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स से आपने डो डैश करके $600 की इनकम जनरेट करी, तो आपकी टोटल इनकम अब हो गई है $2,400, जिसमें से हमने एक्सपेंसेस घटा दिए, तो आपकी टोटल सेविंग अब बची $885, जो कि ज़्यादा है, जिसमें कि आपके पास यूज कार नहीं थी। बहुत बधाई, अब आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है और आपको वर्क परमिट मिल गया। दैट मीन कि अब आपके पास एक फुल टाइम जॉब है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है। लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਰਕ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੀਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨੋ ਮਸਟੈਂਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ Now let's see second ਹਾਂਜੀ option। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਛੱਤ ਵੀ ਖੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। तो इन दोनों ऑप्शनों से हमें कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपको लुटना पुटना है तो आप प्लीज जाइए, बट हमें यहाँ पर जाने से पहले बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो गाइस जो भी मैं बता रहा हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा था जब मैं वर्क परमिट पे आया था। तो ओके, जब अब हम वर्क परमिट पे आ गए हैं तो मुझे जो कार लेनी है मैं वो कार लूंगा जो बहुत अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा क्लासिक, होंडा, टोयोटा और फिर हुंडई। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कार को शॉर्टलिस्ट करना। जो मैंने कार शॉर्टलिस्ट करी थी वही मैं क्लिप्स में डाल रहा हूँ। तो अब जो न्यू मॉडल्स लेने का हमारा सबसे मेन क्राइटेरिया है कि हम इसमें ऊबर और लिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आप पुराने मॉडल्स में नहीं कर सकते, और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एट द एंड यार, जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट आया था मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करा था। बहुत दिक्कत होती है लोकल ट्रांसपोर्ट में, ग्रॉसरीज करने में, यहाँ पर आसपास जाने में, बट मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करा क्योंकि मेरी इनकम भी स्टेबल नहीं थी और इनकम भी बहुत कम थी क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम करता था। जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, जब मैंने $10,000 की होंडा अकॉर्ड ली थी, जो भी मैंने सेविंग करी थी 2 साल में, वो होंडा अकॉर्ड मैंने 4 महीने के लिए यूज़ करी थी क्योंकि मेरी तब तक भी इनकम स्टेबल नहीं थी। जब मेरी इनकम स्टेबल हुई फिर मैं डायरेक्टली गया था क्लासिक होंडा में। फिर मैंने वहाँ पर क्लासिक होंडा से सिविक बुक करी थी, जो कि मुझे 3,000 ऑल इन मुझे मिल गई थी उस टाइम पे, और मेरी इंश्योरेंस भी आएगा जब मैंने स्टार्ट करी थी $450 थी,
और राइट नाउ भी अभी भी मेरी इंश्योरेंस कोई ज़्यादा कम नहीं है, $400 है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सेकंड हैंड कार ना परचेज़ करें, क्योंकि मैं सेकंड हैंड कार परचेज़ करने भी गया था किसी प्राइवेट डीलरशिप पे। वहाँ पर उन्होंने मुझे एकॉर्ड दिखाई थी, जिसका प्राइस सब चीज़ें मिलाकर, गैप इंश्योरेंस, फैंसी फैंसी चीज़ें मिलाकर, मेरा टोटल कॉस्ट बन रही थी कार की अप्रॉक्सीमेटली 65,000। उन्होंने इतना सारा जोड़ दिया था। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप करा, फिर मैं क्लासिक होंडा गया था, जब मैंने फिर सिविक परचेज़ करी थी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ यार, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी बहुत कम है। $100 का मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जिसमें कि ऑयल वॉयल चेंज होता है, और वो मेरे ख्याल से 2 महीने के करीब में मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ एक बार। अपार्ट फ्रॉम दैट, गाड़ी की एवरेज भी बहुत कम है। $50 के तेल में मेरी गाड़ी कम से कम भी 600 किलोमीटर्स निकाल देती है। तो मेरा सजेशन सभी के लिए यही रहेगा कि भाई अपनी इनकम देखो सबसे पहले, कि आपकी इनकम क्या है और उस इनकम में आपकी कार कैसे फिट कर पा रही है। क्योंकि कई लोग मैंने यहाँ पर देखे बहुत स्ट्रगल करते हैं, डॉज चार्जर, पिक्का और या फिर अपनी रैंगलर परचेज़ कर लेते हैं, जिसकी कॉस्ट उनको पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 1500 से $2000 पड़ती है। फिर सेविंग्स आपकी कुछ भी नहीं हो पाती। तो मेरी सजेशन सभी के लिए यही रहेगी कि भाई आप अपनी इनकम देखें पहले, और ये जो शौक है यार, ये आफ्टर सिटीजनशिप भी हम पूरे कर सकते हैं। बट राइट नाउ जब आप वर्क परमिट पे आते हो तो सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीआर में पता नहीं यार किसी की कितनी कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि राइट नाउ जो हालात यहाँ के चल रहे हैं वो बहुत टफ हैं। तो आपको सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप वो कार परचेज़ करें जिससे आप ऊबर कर पाओ या फिर लिफ्ट कर पाओ पार्ट टाइम, और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओ, और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लो हो। अच्छा, मेरी एक बात और, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड दिस विल हेल्प मी अ लॉट।